अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि आप जो है वो मुझे सुन भी पा रहे हैं और स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। मान सर। जी सर, आपकी स्क्रीन भी सही नज़र आ रही है और आवाज़ भी ठीक है। चलें ठीक। चले अगर सारी चीजें जो है वो इन ऑर्डर है। लास्ट टाइम हमने जो है वो बात की थी गालिबन लेंस एब्रेशन की, लेंस एब्रेशन की। उसके बाद हमने बात की। अच्छा, अब आपको एक दफा मेरे ख्याल से दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। कोई भी एक बच्चा का जल्दी से जो है वो वेरीफाई कर दे। जी आयशा। सलाम वालेकुम सर। वाह साहब। यस सर, सब ओके है। ठीक। अगर सब ओके थे, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे लेंस सेपरेशन की। लेंस सेपरेशन के बाद हमने बात की डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, और उसके बाद हमने जो है वो जिक्र किया था मैग्नीफाइंग ग्लास का। ठीक, यहाँ तक की वो वर्किंग है जो लास्ट टाइम तक हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसका मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास के हवाले से जो है वो एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दिया था। जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया था वो ये कि जब आप बात करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो याद रखिएगा पावर ऑफ अ लेंस में और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस में फर्क है। पावर ऑफ अ लेंस का मतलब वही है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन जब हम बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट विल बी 1 + g/f। और इस इक्वेशन की लिमिटेशन बता दी थी कि ये इक्वेशन इस अजम्पशन पर है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मैग्नीफाइंग ग्लास से या सिंपल माइक्रोस्कोप से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखा करते हैं जो नेकेड आई से नजर आते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें मैग्नीफाई करना चाहते हैं। अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आते, फॉर एग्जांपल अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने अमीबा पढ़ा, पैरामीशियम पढ़ा, क्लेमेडोमोनास था, यानी वो टर्मिनोलॉजीज है जो शायद 9th बायो में कभी हमने पढ़ी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको जो है वो नेकेड आई से नजर नहीं आते। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नीड है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कह रहे हैं क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का के अंदर एक लेंस नहीं होगा बल्कि दो लेंसेज होंगे। ठीक, उन दोनों लेंसेज को किया जाता है कि आप दो ट्यूब्स लेंगे और दो ट्यूब्स के अंदर उन लेंसेज को जो है वो फिट किया जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक लेंस, इनफैक्ट एक ट्यूब फर्ज कर ले मेरे पास ये वाली है, दूसरी ट्यूब मेरे पास कुछ इस तरह की है। दोनों ट्यूब के डायमीटर्स में फर्क है। क्यों डायमीटर में फर्क है? सो दैट वन कैन मूव इनटू अदर, दोनों एक दूसरे के अंदर मूव कर सके। जैसे आपने एरियल देखा होगा, एंटेना देखा होगा, एंटीना के अंदर बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं डिफरेंट डायमीटर्स के। आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, आप उसको जो है वो स्ट्रेच करके एलोंगेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों डायमीटर के डिफरेंट होने का एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास जो है वो एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के अंदर जो है वो आसानी मूव की जा सकती है। अब मैं एक लेंस लेता हूं, जिस लेंस को मैंने यहां पर फिक्स करना है। मैं एक लेंस और लेता हूं जिस लेंस को मैंने इस ट्यूब के एंड पे फिक्स कर देना है। वो लेंस जो आपको रेड कलर में ऊपर नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वर अपनी आंख रखने वाला है, अपनी आई रखेगा। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट ने लिहाजा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका बहुत जाना पहचाना है। ये जो लेंस है, क्योंकि ये आई के नजदीक है, तो ये लेंस क्या कहलाएगा? आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ को मैं डिनोट करूंगा f0 से, और क्योंकि लेंस है तो मैं इसको L0 कह देता हूँ, लेंस LA इनफैक्ट। आईपीस लेंस और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? FA। जो दूसरा लेंस है, ये दूसरा लेंस जो है बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टेज हुआ करता था, शायद आपको याद हो। स्टेज आप उस जगह को कहते थे जहां पर आप कोई स्लाइड रखा करते थे। क्योंकि लेंस जो है वो स्टेज के करीब है, स्टेज के ऊपर जो है वो आपने कोई स्लाइड रख देनी है जिसके अंदर आपका वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। यही वजह है कि इस लेंस को हमने नाम दिया किसका? ऑब्जेक्ट लेंस का। आप इसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इसकी फोकल लेंथ होगी f0 और लेंस के हवाले से मैं इसको नाम दे देता हूं L0। यानी अब हमें नजर आ रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज।
आपके पास दो लेंसेज हैं, इन दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है। मैं इस डिस्टेंस को नाम देता हूं किसका? एल का। एल का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेज। एल से हमारी मुराद होगी क्या? डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेज। ठीक, इस एल को आप कभी कभार डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज भी कहेंगे। आप इसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का भी नाम दिया करते हैं, यानी जब मैं कैपिटल एल की बात करूंगा या डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज की बात करूंगा तो ये लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहलाया करती है। अब इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी हम रे डायग्राम देख लें, फिर हम जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर आप बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम का, रे डायग्राम गौर से देख लीजिए, क्योंकि रे डायग्राम आप देख लेंगे तो इसका मतलब है इसकी तमाम वर्किंग और जितनी भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग है वो आपको समझ में आ जाएंगे। दो लेंसेज हैं, एक लेंस वो है जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है, जिस लेंस को मैं नाम दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो लेंस ये रहा। ठीक, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई जो हम हमेशा लेंस में बनाया करते हैं, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर होगा ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है तो मैं इसको ओ नॉट कह देता हूँ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ओ नॉट मींस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ कहीं पर इसका होना चाहिए प्रिंसिपल फोकस, तो मैं इसको कह देता हूँ एफ नॉट। वही प्रिंसिपल फोकस आपको जो है वो यहाँ कहीं पर भी जो है वो नजर आएगा, एफ नॉट। अब मैं चाहता क्या हूँ, मेरी दो रिक्वायरमेंट है, गौर से सुनिएगा क्योंकि जवाब आपने देना। मेरी दो रिक्वायरमेंट है, ये लेंस एक रियल इमेज बनाए एंड एज मैग्निफाइड एज पॉसिबल। तो क्या करूं, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं? मैं चाहता हूं कि बनने वाला इमेज जो है वो आपके पास रियल बने और रियल के साथ साथ एज मैग्निफाइड एज पॉसिबल बने। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए? जी सर, फोकस पर। अच्छा, फोकस वाली इमेज के लिए मैंने खासतौर पर एक बात कही थी कि फोकस वाला जो इमेज होता है ना वो इन्फिनिटी पे बनता है। अब हमारी किताब में मौजूद है कि वो बन जाएगा, आपको कुछ किताबों में जो है वो डिफरेंट भी मिले। मैं ही चाहता हूँ कि मुझे इमेज बनता हुआ नजर भी आए। तो फोकस पे रियल है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो बनता यहाँ पे डायग्राम में मैं बनता हुआ शो नहीं कर पाऊंगा। जी आमिर जमान। फोकस से थोड़ा सा बाहर की तरफ पर बिल्कुल करीब के मतलब पहले। बिल्कुल सही। देखिए, आमिर जमानी कहते हैं कि सर अब ऑब्जेक्ट को अगर चाहते हैं कि एक रियल इमेज बने तो फोकस के बाहर रखें, और फोकस से जितना करीब रखेंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा। अच्छा, अब हमारी एक लिमिटेशन है। देखिए, जब मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे रखता हूँ ना तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। मैं एफ के जितना करीब बना दूंगा ना, मेरे लिए रे डायग्राम कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एफ को बहुत करीब नहीं रख रहा, थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ। और ये थोड़ा सा दूर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इमेज जो है वो बनता हुआ दिखा सकूं, वरना मेरे लिए रे डायग्राम कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये समझ लें कि जो ऑब्जेक्ट है वो एफ नॉट के जस्ट बियॉन्ड रखा हुआ है, यानी टेक्निकली स्पीकिंग दिस ऑब्जेक्ट शुड बी हियर, जहां पे मैंने अब बनाया जस्ट बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अगर मैं यहां बना दूं ना, मैं रे डायग्राम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अब पहली रे आप वो लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इस रे को पास होना चाहिए प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे मैं वो ले लेता हूं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट जाएगी। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आपको एक इमेज बनता हुआ नजर आ जाएगा। फर्स्ट के लिए वो इमेज यहां पर बना, मैं ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूं ए बी का। यहाँ जो इमेज बनेगा मैं इस इमेज को नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश। इंटरमीडिएट इमेज है। इंटरमीडिएट इमेज क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ने भी बनाया है। अब मेरे पास है दूसरा लेंस जिसको हमने नाम दे रखा है किसका? आईपीस का। वो आईपीस है वो लेट से यहां कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो है वो ये आईपीस आ गया, मैंने इसको थिन कर दिया। ये आईपीस यहाँ कहीं रखा हुआ है। अब जरा इस बात को समझें
जो आईपीस है, मैं ये चाहता हूं कि आईपीस बिहेव करे लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो किसी को मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग याद है कि मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता था? अगर किसी को याद है तो आप जवाब दे सकते हैं। जी सनेजा। ऑब्जेक्ट को फोकस, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के जो है वो दरमियान होना चाहिए। अब फर्ज कर ले इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है। अब ये जो इमेज है ये फोकल लेंथ के अंदर तो नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि हमने दोनों लेंसेज को ट्यूब पे क्यों फिक्स किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ने इमेज यहाँ कहीं पे बनाया हुआ है, इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ कहीं पर है। मैं क्या करूंगा, दोनों ट्यूब को करीब लाऊंगा। करीब लाने का क्या मतलब है, आप जिस लेंस को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस लेंस को करीब लेके जाइए तो ये लेंस जो है वो फर्ज कर ले यहाँ पर आ गया। आप लेंस को जो है वो मूव करके आगे लिया। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस जो पहले यहां था वो मूव करते करते लेट से यहां पर आ गया। तो अब जो आईपीस के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होने की कंडीशन थी वो मीट कर जाएगी कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब अगर आप इमेज बनाना चाहें तो पहली रे आप वो कंसिडर करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। वैसे जरूरी नहीं है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा थोड़ा। दूसरी रे आप वो लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको जो है वो फोकस से प्रिंसिपल फोकस से पास होना है। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ खाली, बल्कि एक काम करते हैं, बेकार में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कोशिश कर लेते हैं पूरा लेंस ही अगर मूव कर जाए। अब सही है, मैं पहली रे वो ले लेता हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। मैंने दूसरी रे वो ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इस रे को जो है वो पास होना चाहिए कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। फर्ज कर ले इस आईपीस का प्रिंसिपल फोकस जो है वो यहाँ कहीं पे मौजूद है। ये रे यहां से पास होगी। अब क्योंकि रेज डाइवर्जिंग है, वो रेज जो एक एंड पे डाइवर्जिंग होती हैं वो अपोजिट एंड पे क्या होंगी, कन्वर्जिंग। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट पहले मैंने इसको एक्सटेंड किया, मैंने इस रे को भी एक्सटेंड किया। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे वहां पर आपके पास इमेज बन जाएगा, और मैं एक्सटेंडेड रेज को जो है वो डॉटेड कर देता हूं ताकि आप रिलेट कर सकें। जो फाइनल इमेज मेरे पास बनेगी, फाइनल इमेज जहां कहीं बन जाएगी, और मैं इस फाइनल इमेज को नाम दे रहा हूं A डबल डैश B डबल डैश। देखिए अब इस रे डायग्राम से हमें सीखना क्या क्या है। नंबर वन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो कि ब्लू लेंस में आपको नजर आना चाहिए। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज एडजस्टेड इन अ मैनर that image formed by objective, that is A dash B dash, comes within the focal length of eyepiece so that it can behave like a magnifying glass. मेरे पास एक इमेज बन गया। कोई मुझे जल्दी से इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक अगर बता दे A डबल डैश B डबल डैश के, कि क्या ये इमेज इरेक्ट है, क्या ये इमेज इन्वर्टेड है। सने ज्यादा कुछ कहना चाह रहे हैं? इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, और सेम चले वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, मैग्नीफाइड भी है, मुझे सारी बातों से इत्तेफाक है। बस एक सवाल मैं आपसे ही कर लूं, अगर इस इमेज को अगर मैं विद रेफरेंस टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट देखूं तो इज इट इन्वर्टेड और इज इट इरेक्ट? मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ए बी है। लेकिन ये इमेज जो है ना इन्वर्टेड है। इस बात को सुन ले, मैं बार बार ये बात कहता रहा कि इन केस ऑफ अ सिंगल लेंस रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। अगर आप एक रियल इमेज की बात करते हैं, ठीक, सिंगल लेंस में, कॉम्बिनेशन में जरूरी नहीं है। अब अगर आप कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि आपका जो फाइनल इमेज है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इन्वर्टेड है। आपका जो फाइनल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश, वो ऑब्जेक्ट AB के मुकाबले में इन्वर्टेड है। तो अब इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे
ये इमेज आपके पास वर्चुअल है, ये इमेज आपके पास इन्वर्टेड है, और ये इमेज आपके पास जो है वो हाईली मैग्नीफाइड है। ठीक, हमें जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक मालूम है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, लिहाजा वो छोटे नजर आए, वो बड़े नजर आए, हमें इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है, या वो हमें इरेक्ट नजर आए या वो इन्वर्टेड नजर आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमीबा की बात कर लूँ, उसमें हेड टेल वाला तो कोई चक्कर नहीं है ना, आप सीधा देखें उल्टा देखें, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये सारी बातें अगर समझ में आती हैं, तो एक आखिरी सवाल, किसकी फोकल लेंथ को ज्यादा होना चाहिए? फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो या आईपीस ज्यादा हो, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है? जी मलाइका। सर आईपीस की फोकल लेंथ को ज्यादा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि चले, इसका आपका रीजन जवाब हमने सही है, लिया। एप्टीट्यूड में तो जवाब के पूरे नंबर हैं। मैं जल्दी से बता दूं, देखें, आईपीस की फोकल लेंथ को हम ज्यादा क्यों रखते हैं? हम आईपीस की फोकल लेंथ को ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट इमेज जो ए डैश बी डैश है, उसे आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर लाना है। अगर आईपीस की फोकल लेंथ कम हुई तो आप पूरी ट्यूब को बंद कर देंगे, हो सकता है इंटरमीडिएट इमेज फोकल लेंथ के अंदर ना आए। लेकिन फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस जितनी ज्यादा होगी, इंटरमीडिएट इमेज ए डैश बी डैश को फोकल लेंथ के अंदर लाना हमारे लिए उतना जो है वो आसान हो जाएगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्यों कम रखी जाती है? क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बहुत देख रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो स्टेज होता था और जो ऑब्जेक्टिव होता था वो इतने करीब होते थे। अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा हुई, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्टिव, तो जो आपके पास स्लाइड है वो तो फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगी। मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बाहर हो, स्टेज ऑब्जेक्टिव के बहुत करीब है, लिहाजा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को इतना कम होना चाहिए कि स्टेज उसके बाहर ही रहे। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम है ताकि ऑब्जेक्ट उसके बाहर हो, आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा है ताकि इंटरमीडिएट इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया वो बासानी आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर आ सके। ठीक, अगर अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात आपको जो है वो समझ में आती है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो न्यूमेरिकल है वो याद रखिएगा, वो न्यूमेरिकल बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल नहीं, वो कॉम्बिनेशन का ही न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल जो है वो कॉम्बिनेशन का ही होगा। सिर्फ अब थोड़ी सी मुश्किल क्या है कि कैलकुलेशंस, रेशोज होंगे, यानी रेसिप्रोकल टर्मिनोलॉजीज होंगी, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। मैंने बहरहाल ये बात बता रखी है कि अगर एलसीएम ना ले सकें तो फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप एनटीएस के, अब मेरा ख्याल है आप में से हर एक के पास वो बुकलेट्स मौजूद है, अगर आप एनटीएस के पास पेपर्स देखेंगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कम से कम 2 न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली नजर आएंगे। और वो नजर आने का मतलब ये है कि इत्तेफाक से किताब के अंदर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 ही न्यूमेरिकल मौजूद हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछा जा सकता है। इसलिए हमें जो है वो ये सोच के कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पेपर में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल पेपर में जो है वो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब किताब के अंदर 2 न्यूमेरिकल हैं, 2 नॉर्म्स हैं, दोनों अलग से बता दूं। जब कभी वो जुमला इस्तेमाल करेंगे कि इमेज इज शार्प फोकस, तो याद रखिएगा इसका मतलब वही है जो मैग्नीफाइंग ग्लास में था, कि आपके पास जो इमेज बनेगा वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा। और अगर वो जुमला इस्तेमाल नहीं करते कि इमेज शार्प फोकस है या नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली आपको इमेज डिस्टेंस देंगे। मैं भी इस बात की वजाहत करने वाला हूँ। जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखिए मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि डेरिवेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में मौजूद हर इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप डेरिवेशन अगर करना चाहें, मैंने लास्ट टाइम भी बात बताई थी कि सिमिलैरिटी हम यूज करके ड्राइव करते थे, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो फील फ्री टू आस्क। फिलहाल मैं उतनी बातें बताऊं जो एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होती है MO इंटू ME, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ये जो M नॉट है ये कैसे निकलेगा? Q नॉट ओवर P नॉट। शायद आपको याद आ रहा हो कि मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्योंकि बात हो रही है ऑब्जेक्टिव की,
लिहाजा सबके साथ नॉट लगा हुआ है। और अगर मैं फिगर में इन दोनों को मेंशन कर दूं तो मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाएगा पी नॉट, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कहलाएगा क्यू नॉट। अगर आप बात करेंगे आईपीस की, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कैसे निकालेंगे? क्यू ए ओवर पी ए। और अगर आप डायग्राम में मेंशन करना चाहें तो मेरे पास, मैं इसे यहां मेंशन कर देता हूं ताकि फिगर थोड़ी सी क्लियर रहे। ये होगा पी ए, क्योंकि इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव इज आईपीस, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा क्या? क्यू ए। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली गिवन बाय क्यू नॉट ओवर पी नॉट इंटू क्यू ई ओवर पी ए। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड, हर जगह का मतलब है आप किसी भी न्यूमेरिकल के ऊपर जो है वो इसको बिल्कुल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हमें याद है कि जो आईपीस है वो बिहेव करेगा लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एम है उसमें क्यू नॉट ओवर पी नॉट, तो क्यू नॉट ओवर पी नॉट रहेगा। अलबत्ता जो आईपीस है, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस डी ओवर एफ ई। लेकिन जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ना, अब आपकी एक लिमिटेशन आ गई है कि जो फाइनल इमेज है उसे लाजमी तौर पर डिस्टेंस डी पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से याद हो, ये डी ओवर एफ ई आए उस कंडीशन में था जब आपने क्यू को माइनस डी पुट किया हुआ था। ये एक और फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला है आप न्यूमेरिकल में बिल्कुल इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला शायद आपने और पढ़ा, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, एम इक्वल एल ओवर एफ नॉट 1 प्लस डी ओवर एफ ए। जिस जमाने में मैं प्रैक्टिकल कराता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल है। शायद डीसीडब्ल्यू वो वाहिद कॉलेज था जहां पर ये प्रैक्टिकल हुआ करता था। शायद वो बच्चे जो है वो इस प्रैक्टिकल से वाकिफ भी हों। अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली। क्यों अप्रोक्सीमेशन है? अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो मैंने खासतौर पर कहा था कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस है। तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस पी नॉट शुड बी इक्वल टू एफ नॉट। तो हमने किया क्या? हमने ऊपर वाली इक्वेशन में जहां पे पी नॉट था, मैंने उसकी क्या लिख दिया? एफ नॉट। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक चीज और देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकाल दें, तो आपको शायद याद आएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब था डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस। वो कैसे निकलेगा? वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगी बराबर किसके? क्यू नॉट प्लस पी ई। देखिए नया फॉर्मूला नहीं है, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो आप लेंस कॉम्बिनेशन में यूज करते थे। आप लिखते थे Q1 प्लस P2। यहाँ पे 1 का मतलब ऑब्जेक्टिव है, 2 का मतलब आईपीस है। अब हम कहते क्या है, जो इंटरमीडिएट इमेज है वो आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। यानी मैं ये अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं कि क्यू नॉट जो है वो ज्यादा होगा पीई के मुकाबले में। ठीक है, जो क्यू नॉट है वो ज्यादा होगा पीई के मुकाबले में, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस, वो आईपीस के बहुत करीब है। यानी वो ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर है तो क्यूई ज्यादा हो गया, आईपीस के बहुत करीब है तो पीई कम हो गया। आप एक अप्रोक्सीमेशन करते थे, एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यू नॉट। तो आपने क्यू नॉट किया, क्या लिख दिया? एल। ये इक्वेशन समझ लें हाथी के दांत हैं, दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन की नेचर ऐसी हो कि यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी बन जाए। क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं लास्ट टाइम मैंने एक हेड में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया, तो मैंने जो सही फॉर्मूला उससे करवाया, आंसर लेट से 42 आया, अप्रोक्सीमेशन से तकरीबन 72 आंसर आया। इतना फर्क आ जाता है। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में यूज नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस मेरा डेटा इतना लिमिटेड हो कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन इस्तेमाल ही ना कर पाऊं। यानी वो मुझे सिर्फ एफओ दे दें, एफ ई दे दें, एल दे दें, दैट्स इट। तो मेरे लिए जो है वो अब इसके अलावा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा मौजूद है तो फिर मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है, आप इस अप्रोक्सीमेशन को जो है वो इस्तेमाल करें। अगर मैं क्वेश्चन जो है वो अपने पास ले आऊं,
देखिए अब ये बुक की प्रॉब्लम 9 है। किताब के अंदर जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 सवाल है। एक मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, दूसरा मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो वर्किंग आप शेयर करना चाहें बिल्कुल शेयर करें। क्वेश्चन क्या है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो ये कि वो ऑब्जेक्टिव आईपीस की फोकल लेंथ नाम के साथ बता दें, बगैर नाम के बता दें। यानी अगर मैं कहूं अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 12 मिलीमीटर एंड 75 मिलीमीटर, इट्स अंडरस्टूड, इट इज इम्प्लिसिटली डिफाइंड that focal length of objective is 12 millimeter and focal length of eyepiece is 75, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की कम होगी आईपीएस की ज्यादा होगी। तो मुझे गिवन है क्या? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 12 मिलीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 75 मिलीमीटर एंड द टू लेंसेज आर माउंटेड 200 मीटर्स अपार्ट। ये मुझे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप गिवन है कितनी? 200 मिलीमीटर। इफ द फाइनल इमेज इज 225, मैं इस जुमले की जो है वो असल में बात कर रहा था, मैं इसको अगर जो है वो हाईलाइट कर दूं, कभी कभार वो ये जुमला नहीं देंगे, वो कहेंगे शार्प इमेज। शार्प इमेज का मतलब होता है डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, सिंस दे आर यूजिंग मिलीमीटर सो दे विल बी यूजिंग 250 मिलीमीटर। अगर उन्होंने जुमला इस्तेमाल कर लिया शार्प इमेज, जो कि मेरा ख्याल है कि किताब में एक एग्जांपल मौजूद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जहां पर उन्होंने शार्प इमेज का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, वहां पर वो QE 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे। अगर वो नहीं बताते तो वो डेफिनेटली वैल्यू देंगे। क्वेश्चन में मुझे QE गिवन है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल इमेज वर्चुअल है, तो मैं इसे -225 मिलीमीटर लिखूंगा। मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। अच्छा सवाल ट्रिकी हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट विल बी द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, कुछ भी नहीं करना था। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब है जस्ट पावर 1/f। अगर वो कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट इज समथिंग एल्स। तो अब आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, m इज इक्वल टू MO इंटू ME, राइट। मुझे मालूम है m का मतलब क्या होता है, Q0 ओवर P0। ME का मतलब क्या होता है, QE ओवर P। मुझे ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। गो के मेरा डेटा अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले के लिए मेरे हिसाब से कंप्लीट है। मैं अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे एक्चुअल फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे एफ नॉट मालूम है, ना पी नॉट है ना क्यू नॉट है, मैं थिननेस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। अलबत्ता मुझे एफ ई मालूम है, मुझे क्यू ई मालूम है। अगर मैं आईपीस पर थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ बिल्कुल कर सकता हूँ। वैल्यूज पुट करें, एफ ई मुझे कितना गिवन है? आईपीस की फोकल लेंथ 75 है, पी ए मुझे मालूम नहीं है, और क्यू ई मेरे लिए कितना? -225। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए ना, वो एमकेट के स्टूडेंट के लिए ना एक आर्ट है, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के अभी सब करना है आपने। तो 1/p क्या बनेगा? 1/75 प्लस 1/225। देखिए अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है तो आप में से मेजॉरिटी इस बात से एग्री करेगी कि सर 75 इंटू 3 इज 225। करके देखें, यहाँ रख के 75, यहाँ रख के 3, 3 5 is 15, 3 7 21, 1 was carry, it will become 225। तो इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम आएगा 225। 225 को 75 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1/PE, यानी 1/PE क्या बनेगा? 4/225। PE क्या बनेगा? 22.5/4। अच्छा अब अगर आप 225 को 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो देखिए अब इसे डिवाइड करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिए मैं करता क्या हूं। मैं करूंगा 4 into 1 is 4, 4 into 5 is 20, 2 जो है वो कैरी हो जाएगा तो वो 25 बन जाएगा, 4 into 6 is 24, 1 कैरी होगा तो 56.25, बिकॉज 1/4 is 0.25। मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस कितना आएगा? 56.25 मिलीमीटर। ठीक है, मेरे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई पीई की। जब आपने पीई निकाल लिया तो हमें फॉर्मूला याद है, एल बराबर होता है किसके? क्यू नॉट प्लस पीई के। एल कितना गिवन है क्वेश्चन में? 200 मिलीमीटर। अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ रहा, बिल्कुल 200 है। क्यू नॉट मेरे पास नहीं है। पीई अलबत्ता आपने कितना निकाल लिया? 56.25। यहां से आप क्यू नॉट निकालेंगे,
200 माइनस 56.25। अगर किसी बच्चे के जहन में ये वहम आ रहा है सर क्यों इतना लंबा न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ये तो आते ही नहीं, एनटीएस के पेपर में देख लीजिएगा शायद यही नजर आ जाएगा। यही नजर नहीं आएगा तो एग्जैक्टली इसी तरह का न्यूमेरिकल नजर आ जाएगा। 200 में से 56.25 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना माइनस करते थे, चले ये माइनस भी कर लेते हैं। तो ये 1 कैरी होगा, 5 बनेगा, यहाँ पर आपके पास 7 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, 143.75, जिसको आप अपनी आसानी के लिए 144 भी मान लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो इसे 145, 140 अपनी मर्जी से देखूंगा किससे मुझे सहूलत हो जाएगी। क्यू नॉट निकाल लिया। अब ऑब्जेक्टिव पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/f0 इक्वल 1/p0 1/q0। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वाज 12, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 12। मेरे पास p0 मौजूद नहीं है, मेरे पास q0 कितना है 144। और यकीन मानिए 12 देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता था 144, अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ रहा। 1/12 प्लस 1/44, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 144 आएगा, यहाँ पर आ जाना चाहिए 12 प्लस 1/p0, तो p0 होना चाहिए 144/13। एक बात है, अगर ऊपर 130 होता तो आंसर 10 आता, ठीक है। 11 से निकालेंगे तो मेरा ख्याल है कि कितना आना चाहिए 143। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ये आंसर जो है वो 11 मिलीमीटर के आसपास आ जाना चाहिए। मुझे नहीं पता आप समझ पाए मैंने किया क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 130/13 होता तो आंसर 10 आता, ठीक है। एक बढ़ा दें तो 130 में 13 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 143, ठीक। मेरे ख्याल से अब तो कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये माइनस नहीं होगा जब इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि चलें कम से कम एक बच्चा तो बैठ के सुन भी रहा है और स्क्रीन देख भी रहा है। तो ये उसूली तौर पे क्या होना चाहिए आपके पास माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 11 बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये बनना चाहिए कितना 144 डिवाइडेड बाय 11। अगर 10 होता तो 14.4 आता, ये आपके पास 11 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 14.4 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। अब अगर आप अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं 13 ही कर दूंगा तो वो भी चलेगा क्योंकि 143 आ जाएगा। जब आपने सारी वैल्यूज निकाल ली ना, आपके पास Q0 भी आ गया, P0 भी आ गया, QE भी आ गया, PE भी आ गया, सारी वैल्यूज पुट करके सिर्फ आपने मैग्निफिकेशन निकाल लेनी है। मुश्किल है, लेंदी है। मैं बार बार कहता हूं कि पेपर में अगर फिजिक्स के पोर्शन में आपके पास 30 एमसीक्यूज आते हैं तो उसका मतलब 30 मिनट अगर होते हैं तो 30 मिनट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि 1 एमसीक्यू 1 मिनट। कोई 8 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, तो जो 7 मिनट आप बचाएंगे ना वो इन न्यूमेरिकल्स के लिए जो टाइम कंज्यूमिंग है। लिहाजा कोई भी न्यूमेरिकल आप ये सोच के नहीं छोड़ सकते कि नहीं सर ये तो बहुत लेंदी है, ही नहीं आ सकता। पेपर में सब आ सकता है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को जो है वो आप सिर्फ वैल्यूज पुट करके कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। किसी को भी अगर कंफ्यूजन हो कि सर इसको फर्दर हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब होपफुली मेरे ख्याल से अब ईद के बाद जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तो मेरे ख्याल से मैं एक क्लास और लूंगा, क्योंकि अब मुझे चैप्टर 10 में ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमें टेलीस्कोप पढ़नी है, बहुत आसान सा काम है। तो वो होपफुली लास्ट सेशन होगा। ग्रैंड टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। जिन बच्चों ने अगर गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं की उनके लिए बता दूं कि ईद के बाद वाला जो सैटरडे है उसमें आपका ग्रैंड टेस्ट होगा चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। उससे पहले मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी जो ईद की छुट्टियां हैं वो आपके लिए जाया ना हो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो जरूर अपलोड कर दूंगा कि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। छुट्टियों को जाया ना कीजिएगा, घर में रहिए, एंजॉय भी कीजिए, आप बारबेक्यू करें। आपने ईद पे वैसे तो जो जिस किस्म का सिनेरियो इस वक्त है इसमें तो जितना घर में रहें उतना अच्छा है, और जितना घर में रहें जितना ज्यादा पढ़ें उसका एडवांटेज जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको ही होना है।
और मेरे ख्याल से अब मुश्किलें तमाम होने का वक्त है। आपका टेस्ट जब भी होगा वो सितंबर के आसपास नॉर्मली हो जाया करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना वो बहुत ज्यादा अब मेहनत का टाइम बचा नहीं है। 2 महीने रह गए, 2.5 महीने रह गए, जहाँ आपने 4 साल लग के मेहनत की, इसको छोड़ना नहीं है। तो छुट्टियों को इस्तेमाल करिएगा, जितना पढ़ सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके लिए ही फायदा होगा। ग्रैंड टेस्ट के लिए तैयारी करिएगा, क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है, हाँ क्लासेस ऑनलाइन अभी नहीं हो रही होंगी ईद की छुट्टी की वजह से, लेकिन व्हाट्सएप भी चल रहा है, गूगल क्लासरूम भी चल रही है। यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क। ठीक, अगर किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास। चल, अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी ईद के बाद। पढ़िएगा जरूर, ग्रैंड टेस्ट की तैयारी जरूर करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। नाउ आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास।